सभी साथियों को नमस्कार। मैं राजेश कुमार सरोज आज आपको हिंदी विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हुआ हूं। मैं प्रार्थना पत्र और त्रुटि मार्जन, ये दो चीजें लेकर के आया हुआ हूं। बिल्कुल कम समय में, अल्प समय में एक बार अगर आपने देख लिया इसको तो आप बिल्कुल सफलता के नजदीक पहुंच जाएंगे। 6 नंबर का प्रार्थना पत्र है, शिकायती पत्र है, और 2 नंबर का त्रुटि मार्जन है, जिस पर मैंने अल्प समय में वीडियो बनाने का प्रयास किया और थोड़े समय में आप कैसे अधिकतम अंक प्राप्त कर लें। एक बार वीडियो अगर आप लोगों ने देख लिया तो आपके बच्चे, अगर आप देख रहे हैं आपके बच्चे हैं तो आप उनको जरूर दिखाएं एक बार, कि अगर बच्चा देख रहा है तो एक बार पूरा वीडियो देखें। तो इससे क्या होगा कि कम समय में हिंदी विषय की बड़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी कि कैसे अधिकतम अंक प्राप्त करें। तो प्रार्थना पत्र में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, क्या करना है, कैसे लिखना है, वो आपको मैंने पूरी वीडियो में, पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से आखिर तक। ये इंट्रोडक्शन में शुरू में लगा दिया हूं इसलिए कि इसके बारे में आपको बता सकूं कि प्रार्थना पत्र और जो त्रुटि मार्जन है, तो त्रुटि मार्जन में बहुत सारी त्रुटियां किस प्रकार की आती हैं सेंटेंस में, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, इस पर आधारित वीडियो मैंने बनाने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को पूरा शुरू से आखिर तक देखेंगे तो आप परीक्षा में 8 नंबर आपका कहीं कोई रोक नहीं सकता, ये दावा करता हूं। और यह 3 प्रकार के प्रार्थना पत्र पाए गए आपके सिलेबस में। जो 3 प्रकार के प्रार्थना पत्र हैं, कौन से प्रार्थना पत्र हैं वो? एक है नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, किसी विद्यालय में क्लर्क की नियुक्ति है, लेक्चरर की नियुक्ति है ना, लिपिक के पद पर। तो ऐसे में आपको किसके नाम लिखना है वो क्लियर मैंने बता दिया है उसमें वीडियो में, आप देखते रहेंगे तो वो आपको पूरा। पहला हो गया नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। दूसरा प्रश्न पत्र जो प्रार्थना पत्र है वह है बैंक से ऋण आवेदन, ऋण को प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। तो आप ऋण कैसे लेंगे किसी बैंक से? जिस बैंक के नाम लिखना है तो वहां के शाखा प्रबंधक के नाम से आपको लिखना है। सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, और अपने स्थान का नाम, स्थानीय नाम मान लीजिए अग्रवाल मंडी, टटीरी, बागपत। क्लियर है? और आप विषय में लिखेंगे, विषय जरूर लिखना है आपको। तो एक तो सेवा में, आप देखिए कैसे लिखेंगे, सेवा में, ठीक है ना। यहां पर आप कॉमा लगाएंगे और इसके नीचे आप लिखेंगे श्रीमान या श्रीयुत। मैंने बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया। शाखा प्रबंधक, कौन से बैंक के हैं? आप लिखेंगे भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। किसी भी बैंक से कह देंगे, बैंक अग्रवाल मंडी टटीरी। टटीरी बागपत, ठीक है ना। अब आप यहां पर विषय लिख देंगे। क्या लिखेंगे? विषय। ठीक है, विषय, ठीक है। ऋण प्राप्त करने हेतु शाखा प्रबंधक के नाम आवेदन पत्र। आप इसको अंडरलाइन कर देंगे। ये बिल्कुल विषय हो गया आपका। अब यहां पर लिखेंगे फिर से सेवा के नीचे महोदय। अब यहां से अपना विषय शुरू कर देंगे। आप जो आपको लिखना है कि आपसे निवेदन है कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मैं पढ़ना चाहता हूं, मुझे शैक्षिक ऋण चाहिए, आपको शिक्षा पर ऋण चाहिए, आपको खेती करनी है आपके पिताजी को तो आपको खेती पर ऋण चाहिए। अलग अलग तरीके से मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है। ये आपको लिखना और लास्ट में सारी चीजों को लिखना और कंक्लूजन कर देना, और लास्ट में ला करके आप भवदीय यहां भी कर सकते हैं, ठीक है ना, एक्स वाई जेड, यहां धन्यवाद सहित या धन्यवाद केवल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया है। आप वहां पर कैसे पूरा फॉर्मेट बना है वो मैंने इस वीडियो में पूरा बताने का प्रयास किया है।
आगे जो वाक्यों में त्रुटि है उन त्रुटियों को ठीक करना है। 2 अंक है। कल अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आने वाला हूं फिर से निबंध आपका 9 नंबर का निबंध है। मैं उस पर चर्चा करूंगा जिस पे बच्चे बहुत ध्यान नहीं देते, गौर नहीं करते हैं। निबंध को कैसे बेहतर तरीके से लिखा जाए, तो आपको निबंध की बात करेंगे आप। और रस छंद अलंकार, निबंध और रस छंद अलंकार ये तीनों एक साथ लेकर के आने वाले हैं। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा आप, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बेहतर तरीके से मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे जो विद्यालय में नहीं है और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, घर में बैठ के कर रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें और इसी आशा और विश्वास के साथ आप अधिकतम अंक प्राप्त करें। अपने विद्यालय का, जनपद का, प्रदेश का नाम, मान सम्मान आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आगे की वीडियो के लिए आपको आगे बढ़ाता हूं कि आप पूरी वीडियो देखें। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, पत्र लेखन आप लोगों को आज मैं बात करना चाह रहा हूँ कि पत्र लेखन आपको किस तरह से करना है, ठीक है। और पत्र लेखन में कितने अंक का होता है, लगभग ये मान के चलिए कि 6 अंक का है। ये देखिए, आप सारी चीज़ें देख लीजिए और इसकी थोड़ी ब्राइटनेस और कम कर दूँ। आप देखेंगे देखिए, जो गद्य और पद्य आएंगे वो हैं 5 नंबर के आपके गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न, पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें हिंदी गद्य साहित्य का विकास, हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि। ये वहाँ से 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 विकल्प होते हैं, सही विकल्प का चुनाव करना होता है। काव्य साहित्य का विकास जो पद्य साहित्य है उसमें भी आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि 5 अंक का होता है। और इससे पहले मैंने बताया था आपको कि पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं, उस पर आपको करना है। और ऐसे ही लेखक का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ, ये 5 अंक का आपको पहले बता रखा है। इसके बाद मैंने कहा था पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ 5 अंक का। तो यहाँ पर देखा आपने कि गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न हैं और पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न हैं, तो यानी 10-10 अंक के ये हो गए। तो बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, जो गद्य वाले पार्ट हैं इसको 3 चैप्टर लगातार आपको पढ़ना है, पद्य वाले चैप्टर को 3 पार्ट लगातार पढ़ना है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न आएगा। तो कहानी जो हैं उनमें एक तो बहादुर, पंचलाइट एवं लाठी, 3 कहानियाँ आप पढ़ लेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि बहादुर और पंचलाइट में से एक कहानी आपको मिल ही जाएगी। यह 5 अंक का है। देखिए, शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है बच्चों कि प्रत्येक प्रश्न जो इस तरह के हैं 5-5 अंक के 80 शब्द में रखना है, यानी 10 लाइन से 12 लाइन। आप ये मान के चलें कि 10 से 12 लाइन लिखना, 1 पेज लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं। आपको उसी में सारा समाहित कर देना है। पात्रों का बिल्कुल नाम और कहानी किसके इर्द गिर्द घूम रही उसका जिक्र, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। राइटिंग बिल्कुल साफ़ सुथरी और अच्छी होनी चाहिए। निर्धारित खंडकाव्य आपके पास, आप लोग अगर अपने खंडकाव्य देखेंगे, जैसे मेरठ वाला परिक्षेत्र है तो खंडकाव्य में श्रवण कुमार जी हैं और श्रवण कुमार का खंडकाव्य है, तो यहाँ पर आप 5 अंक का करेंगे। शब्द सीमा वही 80। यहाँ सब जगह जहाँ पर ये जीवन परिचय एवं कृतियाँ हैं सब 80 शब्द, ठीक है ना। तो 5 अंक के प्रश्न हैं, 80 शब्द यानी 10 से 12 लाइन और 1 पेज में। खंड ख में हिंदी अनुवाद है गद्य का 7 और हिंदी का संस्कृत का पद्य अनुवाद है हिंदी में, इसको भी 7 नंबर संदर्भ सहित। तो ये 7-7 नंबर के आपके गद्य पर आधारित जो हैं, गद्य जो हैं उसका हिंदी अनुवाद और पद्य का हिंदी अनुवाद संदर्भ सहित।
आप लोगों को करना है। इसके बाद हम आते हैं लोकोक्तियाँ और मुहावरे। लोकोक्ति और मुहावरे दो नंबर के हैं। अपठित गद्यांश और पद्यांश 2 नंबर के हैं। शब्दों में सूक्ष्म अंतर 2 नंबर का है, ठीक है। अनेकार्थी शब्द 2 नंबर का है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 नंबर का है। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लिंग, वचन, कारक एवं कालवर्तनी शब्द, तो सेंटेंस रहेंगे उसको आपको शुद्ध करना है, शुद्ध करके लिखना है 2 नंबर। प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। रस, श्रृंगार रस, करुण और हार्य, देखिए रस में श्रृंगार, करुण, हास्य एवं वीर एवं शांत, यह 5 हैं। और पांचों रसों को आप तैयार करेंगे और उनका उदाहरण रखना है। 2 नंबर का आएगा, एक पूछा जाएगा, 2 पूछे जाएंगे लगभग। श्रृंगार एवं अथवा करुण रस के लक्षण एवं उसके उदाहरण लिखिए। तो आपको जैसे इस तरह के प्रश्न हैं तो 2 नंबर का बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। अलंकार में भी देखिए शब्दालंकार के पार्ट पूछे गए कौन से, अनुप्रास, यमक, श्लेष, 3 यहाँ से हैं। आप इनको तैयार कर लेंगे और यहाँ पर मैं बात करूँगा, इसको देखूँगा, टाइम मिला तो मैं पढ़ाऊँगा जरूर। और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह के लक्षण एवं उदाहरण आपको करने हैं। तो ये आपका सामान्य हिंदी है। और इस सामान्य हिंदी में पाठ्यक्रम थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा हुआ है पहले से, कि भ्रांतिमान एवं संदेह अलंकार भी आ गया है। पहले भी था, ये थोड़ा सा कोविड काल में इसको हटाया गया था। अब छंद में मात्रिक छंद कौन कौन से हैं, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियाँ के लक्षण उदाहरण, बिल्कुल एकदम बहुत सरल तरीके से मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा कि आप लोग अच्छे तरीके से इसको सीख सकें। पत्र लेखन, पत्र लेखन इसमें आप देखेंगे 6 नंबर का पत्र लेखन है। और कौन कौन से पत्र हैं, नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, ठीक है। और बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण आवेदन प्राप्त करने का है ना, ये ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। अब निबंध में आपको विज्ञान से संबंधित, वाणिज्य से संबंधित, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पर्यावरण से संबंधित, यह आपको निबंध लिखना होगा। तो यह 9 नंबर का है। तो हम बिल्कुल सरल सरल जो प्रश्न हैं पहले उनको हम अपने कंट्रोल में कर लेंगे कि जिससे हम आगे उनकी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तब तक हम आवेदन पत्र पे चलते हैं, पत्र लेखन पे। आप गद्य और पद्य की बात कर रहे हैं। गद्य हम उसको दिशा निर्देश आपको कर रखे हैं, पद्य पर भी थोड़ा सा दिशा निर्देश करेंगे, फिर संस्कृत वाले पे आ जाएंगे। और ये जो मैंने आपको 3 पाठ के लेखक लगातार और 3 पाठ के जो कवि हैं उनके जीवन परिचय एवं कृतियाँ आप लोगों को तैयार करना है, ठीक है ना। ये 5-5 नंबर के और कहानी, तो ये और ये 5 नंबर का श्रवण कुमार खंडकाव्य है। तो इनको भी रिवीजन करना है। तो हम इसको देख लेते हैं एक सरसरी निगाह में आज पत्र। तो पत्र को देखने के बाद तुरंत ही और जो प्रश्न हमें ध्यान में आएंगे हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो पत्र लेखन में क्या करना है, देखिए एक तो औपचारिक पत्र है, दूसरा अनौपचारिक पत्र है। तो आप औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो विशिष्ट अधिकारी, संस्थान अथवा विभाग के प्रमुख किसी विशेष उद्देश्य के लिए लिखे जाते हैं, औपचारिक पत्र हैं। अनौपचारिक पत्र होते हैं जो किसी मित्र, परिचित, परिजन आदि को लिखे जाते हैं, वो अनौपचारिक होते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जैसे संबोधन जिसको करना है उसका नाम, जिसके नाम से लिखा जाना है, आप उसको क्या करेंगे, उसके नाम से आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पर बात करते हैं, इधर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जैसे संबंध है, बड़े संबंधियों जैसे माता पिता, गुरु, बड़ा भाई आदि, तो इनको क्या करेंगे, मान्यवर लिखेंगे, परम आदरणीय लिख देंगे, श्रीमान लिखेंगे आदि। इनमें से कुछ भी कह सकते हैं। अभिवादन में नमस्कार कर सकते हैं, नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श, ठीक है। निवेदन में क्या करेंगे, आपका स्नेहाकांक्षी, ठीक है, आपका स्नेहाकांक्षी। और इसके बाद आज्ञाकारी, कृपाकांक्षी, अथवा आपका बेटी, आपकी बेटी, आपका बेटा। लेकिन जैसे छोटे संबंधी, जैसे छोटा भाई, पुत्र, भतीजा आदि, चिरंजीव आप लिखेंगे, पर प्रशस्ति में चिरंजीव भव, या फिर प्रिय, नाम आदि लिख देंगे। उनको अभिवादन में प्रसन्न रहो, चिरंजीवी रहो, शुभाशीर्वाद है। और यहाँ पर निवेदन में क्या लिख देंगे, तुम्हारा शुभचिंतक, है ना। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। अब यहाँ पर बराबर वाले मित्र, सहपाठी आदि को अगर लिखना है तो प्रशस्ति में लिखेंगे प्रिय, मित्रवर अथवा नाम लिख देंगे। इनको अभिवादन में नमस्ते लिख देंगे। तुम्हारा सहृदय, इनको निवेदन में करेंगे प्रेमाकांक्षी, मित्र आदि। लेकिन परिचित व्यक्तियों को क्या करना है, उनको महाशय,
महोदय, श्रीमान और श्रीमती आदि। इनको नमस्ते और नमस्कार भी करेंगे अभिवादन में, और आपका या भवदी लिख देंगे। अब देखिए अधिकारियों को क्या लिखना है। अब ये ध्यान रखना है आपको कि अधिकारियों को लिखना है श्रीमान जब प्रशस्ति में लिखेंगे, या मान्यवर, श्रीयुत आदि, और इनको नमस्कार करेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे प्रार्थी, सेवक, निवेदक आदि, अगर हम किसी अधिकारी को लिख रहे हैं। और पति को लिखना है तो प्राणनाथ, हृदयेश्वर, प्राणप्रिय आदि ये लिख देते हैं हम प्रशस्ति में। और जो अभिवादन है तो उसमें चरण स्पर्श, सादर चरण वंदना, वंदना आदि, आपकी पत्नी, प्रिया आदि। और यही पत्नी को लिखना है तो प्राणप्रिय, ठीक है ना, हृदयेश्वरी, प्रिय आदि। और अभिवादन में प्रेमालिंगन, सप्रेम मिलन आदि। और तुम्हारा जीवन साथी यहाँ पर लिख देंगे हम निवेदन में। अपरिचित स्त्री को लिखेंगे महोदया, नमस्ते यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर भवदीया और शुभेच्छु, शुभेच्छु। अब व्यवसायी को लिखेंगे महोदय, श्रीमान, साभिवादन या नमस्कार, भवदीय, निवेदक। तो ये हम अभिवादन भी हैं, ठीक है ना। तो एक तो पत्र लिखने में लेखन समय ध्यान देने की बात है एक, कि पत्र लिखने वाले तथा पाने वाले दोनों के नाम एवं पते का उल्लेख होना चाहिए, ठीक है ना। साथ ही दिनांक भी लिखना आवश्यक है। पत्र लिखते समय अपनी आयु के साथ साथ पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आयु का भी ध्यान रखना चाहिए, साथ ही उसकी योग्यता आदि का भी ध्यान रखना आवश्यक है। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए कि विषय किस विषय पर आप लिख रहे हैं। पत्र में अनावश्यक बातों को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, इससे पत्र अपनी महत्ता खो देता है। साथ ही आवश्यक बातों को संक्षेप में विस्तार से विषय के अनुरूप लिखना चाहिए, ठीक है ना। पत्र की भाषा का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके पत्र की भाषा सरल, गंभीरता का भाव लिए हुए होनी चाहिए। पत्र लेखन में लेखन सुंदर एवं स्वच्छ होना चाहिए, साथ ही भाषा में शुद्धता होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है। और जैसे आप लोगों का है कि आप लोग क्या लिखेंगे अपने एड्रेस में, तो आप जानते हैं आप विद्यार्थी हैं, तो आप विद्यार्थी में अपना नाम नहीं लिखते हैं, तो अपना रोल नंबर लिख देते हैं और XYZ लिख देते हैं, ठीक है ना। विद्यालय का नाम लिख देंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो, नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जान लीजिए कि किसी भी विद्यालय में अगर आपको क्लर्क की नियुक्ति पानी है, लेक्चरर की नियुक्ति पानी है, किसी भी उसमें अगर आपको नियुक्ति लेना है तो आपको क्या लिखना है। तो उसके जो हेड होते हैं, कार्यालय अध्यक्ष होते हैं, जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, उनके नाम पर यह लिखा जाता है, ठीक है। तो हम जैसे मान लीजिए स्थानीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधक महोदय को एक प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पर प्रार्थना पत्र में ये क्लियर हो जाएगा कि किसके नाम लिखना है। तो विद्यालय के प्रबंधक के नाम, और कौन से में, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक के नाम लिखना है। तो आप लिखेंगे सीधा सीधा सेवा में, है ना। तो यहाँ पर परीक्षा भवन लिख दिया है, और लखनऊ उत्तर प्रदेश, दिनांक 8 सितंबर, ये सेवा में प्रबंधक महोदय। अब आपने लिखा क्या, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर है तो आप लिख देंगे DAV इंटर कॉलेज टटीरी बागपत, ठीक है। उच्चतर या आप लिख देंगे टटीरी बागपत सीधा, ठीक है। विषय विद्यालय में लिपिक, ये देखो विषय है तो यहाँ पर आप डॉट डॉट लगा लेंगे, ये डॉट हो गया। और इसके बाद आप लिखेंगे विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में, आप इसको लाइन खींच दीजिए, क्लियर। तो ये विषय हो गया। इसके बाद हम मान्यवर, ठीक है। अखबार में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि आपके विद्यालय में लिपिक का पद रिक्त है। मैं इस पद पर सेवा देने के लिए इच्छुक हूँ। मैं पैराग्राफ देखिए, मान्यवर आपको यहाँ से शुरू कर देना था, ठीक है। आप यहाँ से कर सकते हैं र के नीचे से, और फिर पैराग्राफ जब चेंज करेंगे तो फिर मैं यहाँ से शुरू कर देंगे और बाकी लाइन अपनी चलती रहेगी इसके नीचे से, ठीक है। तो मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता सहित कार्य अनुभव का विवरण नीचे दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप मुझे इस पद हेतु योग्य समझकर मुझे सेवा देने का सुअवसर प्रदान करेंगे। शब्दों को ध्यान रखना बिल्कुल। पत्र को इस प्रकार समाप्त किया जाना चाहिए कि उसका संदेश स्पष्ट हो सके, है ना। तो यह नहीं लिखना आपको। तो आपको यहाँ पर अपनी योग्यता को दिखाना है। क्रम संख्या लिख दीजिए, तो लिख देंगे मेरी योग्यता इस प्रकार है ना। तो आप क्रम संख्या लिख देंगे, फिर परीक्षा योग्यता लिख देंगे, उत्तीर्ण होने का वर्ष लिख देंगे, श्रेणी लिख देंगे, बोर्ड या विश्वविद्यालय लिख देंगे। तो पहले क्रम पे आपने मैट्रिक कहाँ से किया, कब किया, मैट्रिक कब किया, 2010 में। कहाँ से, श्रेणी कौन सी रही, प्रथम।
कहाँ से, कौन से बोर्ड से किया? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से। ऐसे इंटरमीडिएट है कब किया? 12 में, द्वितीय उत्तर प्रदेश। आप जानते रहे कि 10वीं 2 साल की है, तो 12वीं भी 2 साल की है। ग्रेजुएशन जो स्नातक है वह 3 वर्ष की होती है। तो यहाँ पर देखिए 10, 2 12 और 3 15, इस बात का ध्यान रखना है। और जो टंकण योग्यता है वो 2016 की है, तो आप इसको देख लेंगे। कार्य अनुभव, आप जैसे जिस कहीं काम अगर आपने किया है तो उस काम को आप यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। कैसे? समाचार पत्र अमर उजाला लखनऊ में अक्टूबर 2015 से अब तक के सहायक पद पर सेवारत। आपने वहाँ दिखा दिया कि मैं इसमें काम किया था। आप किसी भी पब्लिक सेक्टर को आप दिखा सकते हैं कि मैं ऐसे इस जगह पर मैं कार्य किया हूँ। जन्म तिथि आप अपनी दे दिया है। संलग्नक में जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर दिखाए हैं उन सबको नंबर वाइज दे देंगे कि मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का, फिर एक स्नातक का, इस तरह से आपने कर लिया है। ठीक है। और यहाँ पर आ जाएंगे भवदीय, भवदीय लिखेंगे। और भवदीय लिख करके अब देखिए ट्रेंड एक चला है कि सारी चीज़ें बाईं तरफ लिखी जा रही हैं, है ना। तो आपको इसी ट्रेंड पर अगर काम करना है तो इस ट्रेंड पर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब एक जो महत्वपूर्ण इसमें है मैं उस पर बात करता हूँ कि किसी विद्यालय में लेक्चरर, तो कहीं भी, अच्छा मान लीजिए चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो लेक्चरर हो, कुछ हो, बिल्कुल फॉर्मेट यही बनेगा। इसी फॉर्मेट का प्रयोग करना है। इसी तरीके से आप नियुक्ति का प्रार्थना पत्र लिख देंगे। कहीं से ऋण प्राप्त करना है, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, ये लिखना है। तो अब आपको करना क्या है? तो अब आप ये करेंगे कि किस बैंक से करना है। तो आपके पिताजी को कृषि के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता है। इसके लिए आप अपने पिताजी की ओर से अपने जनपद के भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हैं तो एक आवेदन पत्र लिखिए। तो भारतीय स्टेट बैंक दे दिया, तो नाम तो दे दिया, यहाँ पर क्लियर हो गया। और किसके नाम लिखना? शाखा प्रबंधक के नाम। तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया कि सेवा में श्रीमान, ठीक है, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, ठीक है ना, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक, टटीरी बागपत। कोई भी एरिया ले सकते हैं आप, जो भी जहाँ भी आप देख रहे हैं अपने लोकल एरिया का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर ट्रैक्टर खरीदने के लिए विषय, देखिए यहाँ पर 2 बिंदु लगाएंगे, है ना। और इसके बाद ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण की स्वीकृति हेतु आवेदन, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये अब ये हो गया। इसके बाद आप लिखें मान्यवर। मान्यवर के बाद लिखेंगे निवेदन यह है कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य के अमरोहा जिले, मतलब ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश राज्य के बागपत जिले का निवासी हूँ। मेरे पिताजी मूल रूप से कृषक हैं जिनके पास खेती करने योग्य लगभग 80 एकड़ उपजाऊ जमीन है। कृषि के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन में पर्याप्त धनराशि एकत्रित की है। मुझे खंड विकास अधिकारी द्वारा ज्ञात हुआ कि आपके बैंक ने किसानों का आसान किस्तों पर ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण देने की योजना प्रारंभ की है। बिल्कुल किस्त पर उन्होंने कर रखा है। तो अब आपको करना क्या है कि मैं अपने पिताजी की आर्थिक स्थिति की पुष्टि हेतु जमीन के दस्तावेजों, मकान की रजिस्ट्री, बिजली बिल आदि की प्रतिलिपियां संलग्न कर रहा हूं। अतः आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप मेरे पिताजी को इस योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी। सर धन्यवाद कर दिया आपने। और यहाँ पर आप भवदीय लिख देंगे, भवदीय XYZ। ओके, तो रोल नंबर अपना डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है। तो ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए कहीं से आप ऋण ले रहे हैं तो ऋण के लिए आप कैसे, किसके नाम लिखना है, यह उसमें होता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आता रहता है एग्जाम में कि अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इसको बड़े बड़े ध्यान से देखना है। देखिए, अपने क्षेत्र की नालियों तथा सड़कों आदि की समुचित सफाई न होने पर स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायती पत्र लिखिए। तो शिकायती पत्र लिखना है क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। तो किसके नाम लिखना भैया? तो इसमें दिया स्वास्थ्य अधिकारी के नाम शिकायती पत्र, है ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है ना, टटीरी नगर पंचायत टटीरी, अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत, या बागपत नगर निगम, है ना, नगर निगम बागपत। तो ये हो गया विषय में आप लिखेंगे मोहल्ले
कि नाली और सड़कों आदि की सफाई के संबंध में अपने हाथ कर लिया। इसके बाद मान्यवर, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की सफाई, बिल्कुल एकदम ध्यान रखना, क्षेत्र की सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारा क्षेत्र एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ की नालियों की गहराई का स्तर सारे क्षेत्र में एक सा नहीं है, जिसके कारण नालियाँ अक्सर भरी रहती हैं। इतने बड़े क्षेत्र के लिए मात्र एक सफाई कर्मचारी है और वह भी प्रतिदिन नहीं आता। कई बार तो वह 3-3 दिन तक नहीं आता। मुख्य कूड़ेदान की संख्या भी एक ही है। घरों की सफाई करने वाले घर के कूड़ेदान को मुख्य कूड़ेदान में डाल देते हैं, जिससे वह ऊपर तक गंदगी से भर जाता है। इससे बीमारी फैलने का खतरा भी हो रहा है। कुछ ही दिनों में वर्षा का समय भी आने वाला है। यदि यही हाल रहा तो हमारे क्षेत्र में गंभीर बीमारी फैल जाएगी, जिसके शिकार बच्चे और बूढ़े अधिक संख्या में होंगे। अब पैराग्राफ चेंज हो रहा है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि समस्या की गंभीरता को देखते हुए एक बार स्वयं हमारे क्षेत्र का निरीक्षण करने का कष्ट करें, ताकि पत्र में लिखी सारी बातों की सत्यता को जांचा जा सके। ठीक है ना? तो ये बात आपने देखा कि ठीक है ना, निरीक्षण तथा उचित कदम की प्रतीक्षा में। अब आपने सधन्यवाद कर दिया और प्रार्थी यहाँ पर, क्योंकि प्रार्थी लिखना है, ठीक है ना, तो आप क्योंकि प्रार्थना पत्र आपने दिया है तो प्रार्थी हो जाएंगे, है ना। तो आप यहाँ पर लिख देंगे XYZ और अपना रोल नंबर लिख देंगे, अपना स्थान। अपने नगर में बाढ़ एवं घनघोर एक और भी है। हाँ चलो, घनघोर वर्षा के बाद जल भराव एवं गंदगी के कारण संक्रमण रोग फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी को पत्र लिखना है। तो जिलाधिकारी को पत्र लिखना है तो आप सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, आप यहाँ पर कर लेंगे। हाँ देखिए, सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, बागपत, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर विषय कर लेंगे। विषय में क्या हो जाएगा? जल भराव एवं गंदगी के कारण फैलने वाले संक्रमण के संबंध में। आपको वहाँ पर विषय भी दे रखा है, प्रार्थना पत्र जिसके नाम लिखना है, जैसे लिखना है। तो आपको करना क्या है, आपको उसी के नाम विषय भी देना है वहीं, और उसी के नाम से आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। विषय भी आप समझ गए, और ठीक है ना। तो आप देखिए, मान्यवर, मैं आपका ध्यान वाराणसी नगरी में फैलने वाले संक्रमण की आशंका की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इधर हाल में हुई घनघोर वर्षा और बाढ़ के कारण न केवल पूरी नगरी जलभराव के संकट में से ग्रस्त है, बल्कि इसके साथ साथ चारों ओर व्याप्त गंदगी के कारण यहाँ बस्तियों के लोगों का जीना भी दूभर हो गया है। सड़े हुए पानी एवं कूड़े कचरे से निकलने वाली असह्य दुर्गंध के परिणाम स्वरूप लोगों ने कई सड़कों से आना जाना तक छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के संक्रमण वाले रोगों के फैलने की प्रबल आशंका है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरे नगर की स्वच्छता हेतु उचित दिशा में कदम उठाए जाएं, ताकि संक्रमण वाले रोगों को फैलने का अवसर ही न मिल सके और लोगों के स्वास्थ्य की समुचित रक्षा हो सके। धन्यवाद। प्रार्थी हो जाएंगे XYZ, ठीक है ना। तो ऐसे ही देखिए, अपने गांव में बढ़ते हुए मच्छरों के प्रकोप से अवगत कराते हुए ग्राम प्रधान को एक पत्र लिखकर गांव की सफाई हेतु अनुरोध कीजिए। तो गांव के प्रधान को लिखना है, तो सेवा में ग्राम प्रधान महोदय, है ना। ग्राम प्रधान आगे, सेवा में ग्राम प्रधान महोदय, ठीक है ना। तो जिस गांव का लिखना है, मान लीजिए किसी गांव का नाम है चौलदा, हैड़ा, अहेड़ा, महनवा, है ना। तो ये सब नाम अगर आप लिख रहे हैं ग्राम का, जहाँ पर प्रधान है, तो वहाँ पर लिख करके फिर जनपद का नाम लिख देंगे। विषय आप देखें, लिखा है बड़े गंदगी के कारण मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए गांव की सफाई हेतु। तो आपको प्रार्थना पत्र लिखने के तरीके भी आपको पता लग रहे हैं। तो आपने देखा, मान्यवर, इस अनुरोध के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने गांव की सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं यहां का स्थायी निवासी हूं। इस गांव की गंदगी दिन प्रतिदिन बढ़ती है ना। इस अनुरोध के माध्यम से, पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने गांव की सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं यहाँ का अस्थायी निवासी हूँ। इस गांव की गंदगी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। बच्चा हो या बूढ़ा, सभी गांव में फैली हुई गंदगी की मार को प्रतिदिन अपने जीवन में झेलते आ रहे हैं। इस गंदगी के कारण मच्छरों का प्रकोप इस कदर बढ़ गया है कि गांव में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि नई नई बीमारियों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। इन मच्छरों के कारण ही हाल के दिनों में कई लोगों की जान भी जा चुकी है।
महोदय, यदि आप चाहें तो कर्मचारियों तक हमारे इस अनुरोध पत्र को पहुंचाकर हम हमारी समस्या का निदान अवश्य करा सकते हैं। मैं एक बार पुनः कृष्णा नगर यानी कहीं भी जिस गांव का नाम ले रहे हैं के निवासियों की ओर से आपसे अनुरोध करता हूं कि मच्छरों को समाप्त करने के लिए हमारे गांव में मच्छर नाशक दवाई का छिड़काव करवाने की व्यवस्था की जाए और जगह जगह पड़े कूड़े के ढेर को शीघ्र हटवाने का प्रयास किया जाए ताकि गंदगी में पैदा होने वाले मच्छरों की संख्या कम हो सके। आशा है आप हमारे अनुरोध को स्वयं बड़े से बड़े अधिकारी तक जल्द से जल्द पहुंचाकर हमारे ग्राम को स्वच्छ व स्वस्थ बनाएंगे। आप धन्यवाद कर लेंगे। इसके बाद आप तो बहुत लोगों को प्रार्थना पत्र ही लिखने नहीं आता है कि कैसे हम प्रार्थना पत्र लिखें, किस तरह से लिखें, क्या क्या हो सकता है इसमें, है ना। तो ये प्रार्थना पत्र मैंने आज आप लोगों के सामने रखा है। तो एक तो नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र रहा, दूसरा बैंक से ऋण आवेदन करना है, ऋण आवेदन पत्र है, और तीसरा प्रश्न आपको शिकायती पत्र है जिसमें अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट जो था वो मैं लेके आया हूँ। और इसके बाद छोटी छोटी चीज़ों को भी हमें देखना है क्योंकि एक एक टॉपिक को हम लेके चलेंगे। आज तारीख हो गई है लगभग 11 अभी है टाइम, तो थोड़ा थोड़ा वीडियो अगर आप देख लेंगे तो कि कहीं न कहीं आपके काम आने वाली वीडियोस मिलेंगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो इसलिए आज एक और अलंकार वगैरह के लिए अलंकार रस छंद अलंकार एक साथ ही मैं पढ़ाऊँगा, तो उसको आपको ध्यान देना है। आप थोड़ा सा आ जाते हैं शुद्ध अशुद्ध वाले वाक्यों पर कि कैसे शुद्ध अशुद्ध किया जाए। तो देखिए यहाँ पर दिया है काल संबंधी त्रुटियाँ, वाक्यों में त्रुटि मार्जन। तो देखेंगे वाक्यों में कई प्रकार से त्रुटियाँ होती हैं, जैसे राजेश गीत गाती है, अब उसका पूरा लिंग ही चेंज कर दिया, है ना। वे लोग क्रिकेट खेलता है, अब सिंह एक वचन होना चाहिए, यहाँ बहुवचन के लिए एक वचन लगा दिया। महादेवी वर्मा महान कवि हैं, यहाँ कवि की जगह कवयित्री होना चाहिए था। बच्चे छत में खेल रहे हैं, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें परिवर्तित कर दी गई हैं। तो ये बहुत जैसे राजेश गीत गाता है, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, महादेवी वर्मा महान कवयित्री हैं। देखिए बहुत शुद्धता के साथ इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर कवयित्री हैं और बच्चे छत पर खेल रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को देख रहे हैं कि आधार वगैरह सब सही है, सही किया गया है, तब जाकर के बात बनी है। तो कैसे कैसे यहाँ पर त्रुटि को ठीक किया जा सकता है, तो आप देखेंगे लिंग एवं वचन संबंधी त्रुटियाँ। तो जहाँ पर लिंग की बात है और जहाँ पर वचन की बात है, उनसे संबंधित लिंग अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का प्रयोग करना है ना। तो उसमें हमें ध्यान रखना है। और ऐसे ही वचन एक वचन है तो एक वचन क्रिया होगी, बहुवचन है तो बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा, है ना। तो ऐसे करना है आपको। तो इसमें देखिए कर्ता और क्रिया का अन्वय, ठीक है ना। कर्ता और क्रिया ये दोनों का ठीक बैठना, ठीक है, ये सही होने चाहिए। जैसे देवेंद्र क्रिकेट खेलता है, दिव्यांशी पुस्तक पढ़ती है, राधिका खाना पकाती है। यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो सकर्मक क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुरूप होती है। जैसे लड़के ने खाना खाया, कविता ने पत्र लिखा, मैंने पुस्तक पढ़ी। तो ऐसे जो त्रुटियाँ होती हैं बहुत सारी, उन त्रुटियों को सुधार करने के लिए बहुत सारे नियम हैं। कर्म और क्रिया का अन्वय होना चाहिए कि राम ने रावण को मारा, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, है ना। तुम्हें पुस्तक पढ़ना नहीं आता, है ना, उसे सही तरीके से बात करना नहीं आता। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। राकेश ने पत्रिका पढ़ी, मैंने रुपए दिए। संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय, जो संज्ञा और सर्वनाम है इनको भी अगर व्यवस्थित तरीके से नहीं रहेंगे तो यहाँ पर भी भाई त्रुटियाँ समझ में आएंगी। तो देखेंगे आप कि संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय, मैंने माधव को देखा वह घूम रहा था, है ना। मैंने माधव को देखा तो माधव है तो उसका सर्वनाम में वह लगा दिया है ना, ठीक है। मैंने राधिका को देखा वह खाना खा रही थी। तो यहाँ पर सर्वनाम और क्रिया सबका प्रयोग इस तरह से किया गया है कि पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग है, कैसे है। तो यदि अनेक संज्ञाओं के स्थान पर एक ही सर्वनाम प्रयुक्त हो तो वह पुल्लिंग बहुवचन में होगा। जैसे रघु, राजीव और सोहन आज क्रिकेट
खेलने गए थे, परंतु कल वे फुटबॉल खेलेंगे, है ना। कल वे क्या करेंगे, तो ये सब क्या होगा कि वह पुल्लिंग बहुवचन में होगा। ठीक। सुमित, अमित और केशव अभी खेल रहे हैं, परंतु वे जल्द ही पढ़ने चले जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे ही सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एक वचन के लिए भी बहुवचन सर्वनाम प्रयुक्त होगा। कैसे, गुरुजी छात्रों को विज्ञान पढ़ा रहे हैं अकेले, लेकिन यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ। वे कल गणित की कक्षा लेंगे। चाचा जी गांव से आए, बड़े हैं, सम्मानित हैं, तो उनके लिए हमें बहुवचन का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु वे जल्दी ही चले जाएंगे, है ना। तो एक तो ये, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। हम जल्दी जल्दी में छोटी छोटी बातें कर देते हैं कि कैसे कैसे किस तरह से होना है। देखिए, लिंग एवं वचन के अन्वय संबंधी उदाहरण क्या है। कल विद्यालय बंद रहेगी, देखिए अशुद्ध है बिल्कुल, कल विद्यालय बंद रहेगा। कृष्ण और राधा मधुबन में गई, कृष्ण और राधा मधुबन में गए, क्योंकि बहुवचन का प्रयोग होगा। आपकी लिखावट बहुत अच्छा है, आपकी लिखावट बहुत अच्छी है। दही बहुत खट्टी है, दही बहुत खट्टा है ना। ठीक है ना, खट्टी नहीं खट्टा होता है। प्यास से मेरे होठ सूख रहा है, प्यास से मेरे होठ सूख रहे हैं, दोनों होठ है ना। पिताजी आ रहा है, नहीं पिताजी आ रहे हैं। चार आदमी ने नगर की यात्रा की, चार आदमियों ने नगर की यात्रा की। हमारी कमीज में 5 बटनें हैं, हमारी कमीज में 5 बटन है। 5 किलो आलूओं के दाम 50 रुपये हैं, 5 किलो आलू के दाम 50 रुपये हैं। ठीक है ना। कोयल मीठे स्वर में बोल रहा है, कोयल मीठे स्वर में बोल रही है। ऐसे ऐसे बारीकी से आपको ध्यान में रखना है। कारक वगैरह का प्रयोग अगर जैसे जिस तरह से करना है, तो आप यहाँ देखेंगे कारक एवं, है ना, परसर्ग प्रयोग से संबंधित उदाहरण है इस पर। आप अपनी साइकिल को भी लाए हैं, आप अपनी साइकिल भी लाए हैं। अतुल घर नहीं है, अतुल घर में नहीं है। कवि सम्मेलन का दायित्व तो आपके ऊपर है, कवि सम्मेलन का दायित्व तो आप पर है। जनता के अंदर असंतोष है, जनता में असंतोष है। आपने यह काम करना है, आपको यह काम करना है। आपके हाथ में कुछ नहीं आया, आपके हाथ कुछ नहीं आया। वह चाँद को देखता है, वह चाँद देखता है। आपके नए पते से पत्र भेजा है, आपके नए पते पर पत्र भेजा है। ठीक है ना, पते से नहीं पते पर। तुमको क्या कहें, तुम्हें क्या कहें। मैंने अपनी आँखों की यह घटना देखी, वह घटना देखी। मैंने अपनी आँखों से वह घटना देखी। गंगा हिमालय पर से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो आपने यहाँ भी देख लिया। काल संबंधी, क्रिया काल संबंधी अगर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो आप देखेंगे कि राकेश ने घर पहुँचा और खाना खाया, नहीं राकेश घर पहुँचा और खाना खाया। मैं चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। उसने फल खाए गए, उसके द्वारा फल खाए गए। अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया, अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया। अध्यापक ने निबंध लिखवाया, अध्यापिका ने निबंध लिखवाया, अध्यापिका ने निबंध लिखाया। ठीक है ना। राधिका ने चाय बनाई गई, राधिका द्वारा चाय बनाई गई। ऐसे ही आप लोगों को देखिए, स्वर के द्वारा, स्वर और स्वर या मात्रा संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे आधीन, अधीन, अविस्मरणीय, 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 आधिकारी, अधिकारी, अस्पताल, अस्पताल, अनाधिकार, अनधिकार, बारात, बारात, है ना। अस्थान, स्थान है। अस्नान, स्नान है। अस्थापना, स्थापना है। अस्पष्ट, स्पष्ट है। ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये इसमें जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो वही हम लिखने का भी प्रयास करने लगते हैं। आगामी, 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 आगामी। चाहिए, चाहिए। ठीक है ना। आजमाइश, आजमाइश। तत्कालिक, तात्कालिक। आहार, आहार। तालाब, तालाब। तो इन शब्दों का भी हमें चयन करना है, ध्यान रखना है कि कौन से कहाँ प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे में हमें पूरी चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखिए, अब यहाँ पर अशुद्ध और शुद्ध देर का अतिथि, देखिए, अतिथि, अतिथि। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। अभिनेता, अभिनेता। ब्रिटिश, ब्रिटिश, है ना। ऐसे आपको ध्यान रखना है। आजीविका, आजीविका। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। यह आध्यात्मक है, आध्यात्मिक।
अध्यापका अध्यापिका, मट्टी मिट्टी, कठिनाई कठिनाई। तो इन बारीक बारीक चीज़ों को देखना है। आप सेंटेंस देखेंगे तो सेंटेंस में आपको बहुत ही सरल तरीके से देखिए, जैसे यहाँ पर है, उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिली, उसे मृत्यु दंड मिला, ठीक है ना, सज़ा तो खुद ही हो गई उसको, है ना, तो उसे सज़ा करने की जरूरत नहीं, उसे मृत्यु दंड मिला। ईश्वर के अनेकों रूप हैं, अनेक जब लग गया तो अनेकों लगाने की जरूरत नहीं है, ईश्वर के अनेक रूप हैं। आपकी पुस्तक जो मेरे पास थी खो गई, ठीक है ना, आपकी जो पुस्तक जो मेरे पास थी खो गई, तो आपकी जो पुस्तक मेरे पास थी वह खो गई, है ना। वह कुर्सी में बैठा है, नहीं, वह कुर्सी पर बैठा है। तुम्हें क्षमा मांगना चाहिए, तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए। मैं स्वामी का दर्शन करूँगा, मैं स्वामी जी के दर्शन करूँगा। मैं अभी ग्रह कार्य, देखो ग्रह कार्य बोलते हैं ग्रह, जबकि क्या है गृह कार्य, नीचे गृह कार्य, गृह, तो ग्रह को, घर को गृह कहते हैं, तो यहाँ कुछ लोग कह देते हैं ग्रह, तो ग्रह नहीं है, गृह है, ठीक है, तो इसको गृह तो नीचे लगा के। हम सब छत में खेलेंगे, नहीं, हम सब छत पर खेलेंगे। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है ना, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, दो पर्वत नहीं लगाएंगे। मैंने झूठ बोला, मैंने झूठ कहा। तुम चोरी के कारण दंड योग्य हो, तुम चोरी के कारण दंडनीय हो। 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हुआ, 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हुआ। प्रद्युम्न राज लब्ध प्रतिष्ठित अध्यापक हैं, प्रद्युम्न राज प्रतिष्ठित अध्यापक हैं, ठीक है। ऐसे आपको जो शुद्ध अशुद्ध में आएंगे तो उसमें से आपको शुद्ध अशुद्ध को छांटना है और उनको ठीक करना है, ठीक करके लिख देना है, ठीक है ना। अब हम जो बात करेंगे आगे, और व्याकरण की छोटी मोटी चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो लेके आऊँगा। मैंने पहले ही कहा है कि आप लोग परेशान ना हो, निराश ना हो, सारी चीज़ें कर देंगे। और 2 दिन में पद्य का काम कर लेंगे, 2 दिन में संस्कृत का करा देंगे। आप लोग निश्चिंत रहें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको आपको पढ़ना है, जिनको आपको एग्ज़ाम में करना है, आप लोग तैयारी करते रहें आप, ठीक है ना। तो कल के लिए फिर मिलते हैं। आप पूरी वीडियो देखें और अच्छा लगे तो आप इसको शेयर अवश्य करें।